30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। सभी को नमस्कार। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बीच में आज हम अंडमान रेसिडेंसी में बैठे हैं और आज आप सभी मीडिया कर्मी प्रेस के साथ आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले 19 तारीख को जो लोकसभा चुनाव हो रहा है जिसमें हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज हम आपके बीच में अपना मैनिफेस्टो को दिखा रहे हैं और आप सभी को एक एक कॉपी भी हम देंगे और हमारे पूरे द्वीप समूह में हम इसका प्रचार करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप जो भी सवाल आज हमसे कर सकते हैं हमारे द्वीपों के प्रति और हमारे प्रति। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो सर आपसे ये पूछना चाहेंगे, कुछ दिनों पहले जो है आपका जो पार्टी है अंडमान निकोबार जनता पार्टी, जिससे आप ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, उस पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है संतोष प्रजापति जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके ऊपर कुछ मतलब टिप्पणियां की थी, कुछ इल्जाम जो है लगाए थे। उसके बारे में आप अपना क्लैरिफिकेशन दीजिए कि क्या उन्होंने जो बोला था वो पूरी तरीके से सच है या उसमें मतलब आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। नमस्कार, काफ़ी अच्छा सवाल। और इस सवाल में जुड़े हैं हमारे निकोबार टाइम्स, न्यूज़ आप तक, न्यूज़ अंडमान 24x7, अंडमान लाइव, अंडमान शिका। आप तमाम सभी को जो है श्री के वेंकटराम बाबू की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि आपने सवाल किया संतोष प्रजापति जी के बारे में, श्री संतोष प्रजापति जी एक्चुअल में हमारे द्वीप समूह में काफ़ी कम लोगों को पता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे जो है अपना परिचय को गुप्त रखने को कहा, क्योंकि वो जो है एक धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, लोगों को जो है धार्मिक स्थलों में घुमाना उनका काम है। तो उन्होंने मुझे अपना परिचय छुपाने को कहा था, लेकिन उन्होंने पूरा एज ए स्टेट प्रेसिडेंट मुझे जिम्मेदारी दिया, मुझे वन एंड ऑल हर डिसीजन लेने का उन्होंने अधिकार दिया। उनके अधिकार के हिसाब से ही हम आपके बीच में जो है आज तक काम करते आए हैं। आने वाले दिनों में भी हम जो है पार्टी को कैसे आगे लेके जाना है हम काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कंट्रोवर्सी को उन्होंने आने के बावजूद फिर एक मेरे से कांटेक्ट करे बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उन्होंने गलती की है, क्योंकि उनको जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अगर स्टेट प्रेसिडेंट श्री के वेंकटराम बाबू मौजूद है तो उनसे पहला कंसल्ट करना था उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने जो कर दिया है वो किसी के इशारों में नाच रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम द्वीप समूह के विकास के लिए लंबे समय से काम करते हैं और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अंडमान निकोबार जनता पार्टी को पहचान हमने दी है और हमें उनका पेपर कॉरेस्पॉन्डेंस पूरा तरीके से आता है। जब वक्त आएगा उसमें कैसा काम करना है मैं आने वाले दिनों में जरूर करूँगा। सर, एक सवाल है सर, उन्होंने जो है जब आपके नेशनल प्रेसिडेंट जो है संतोष प्रजापति, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने जो है आपको एक फॉर्म दिया था जो इलेक्शन के दौरान जो है कैंडिडेट को दिया जाता है। तो जैसा अंडमान निकोबार जनता पार्टी जो है उसके तरफ से आपने एक वीडियो जो है सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चलाया था, जिसमें आपने कहा था कि आपकी जो वर्क प्रेसिडेंट है आपकी पार्टी के अजीज जी, उन्हीं को जो है आप अपनी पार्टी की तरफ से टिकट देंगे और यही सोचकर जो है संतोष प्रजापति जी ने आपको जो है वो फॉर्म दिया था। और उन्होंने ये कहा था और हमारे साथ पिछला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने ये क्लैरिफाई भी किया था कि वो फॉर्म आपके हाथ में दिया था, लेकिन वो आपके हाथ में देकर उनका ये कहना था कि वो फॉर्म जो है आप अजीज जी को दीजिए। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें एकदम 100% सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने 100% जो अब्दुल अजीज जी को जो ऐसे डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन देखिए, पार्टी से जब चुनाव लड़ता है तो पार्टी का फॉर्म, जब ए फॉर्म स्टेट प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है तो बी फॉर्म का पूरा वन एंड ऑल स्टेट प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कैंडिडेट कौन होएगा, कौन सब्स्टिट्यूट होगा। तो हमने ऐसे कैंडिडेट बी के अब्दुल अजीज जी को सिर्फ घोषित कर दिया था। अब सवाल था सब्स्टिट्यूट का, तो सब्स्टिट्यूट में हमने अपना नाम रखा, क्योंकि हमें लगा कि कहीं ना कहीं
वीके अब्दुल अजीज जी जो है से सब्स्टिट्यूट के मामले में पीछे हट रहे थे। तो मुझे लोगों का काफ़ी सारा प्रेशर आया कि आपका पार्टी में कैंडिडेट डिक्लेयर तो हो गया लेकिन अभी तक नॉमिनेशन फाइल नहीं करता, वजह क्या है और सब्स्टिट्यूट कौन है अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि सब्स्टिट्यूट के मामले में अजीज जी मेरा से जब पीछे हट रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ एक गड़बड़ी मुझे दिखा। हो सकता है कि मान लो 27 तारीख को वो नॉमिनेशन फाइल करने किया और किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया, तो विदाउट सब्स्टिट्यूट कैसे हम ये करेंगे, लोग कैसे विश्वास करेंगे। लोग यही कहेंगे ना कि स्टेट प्रेसिडेंट और वीके अब्दुल अजीज जी से मिल के जो है ऐसा काम किया, कहीं ना कहीं किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये चीज का वजह से हमने जो है नॉमिनेशन फाइल किया, जबकि मुझे पूरा अधिकार दे दिया कि डिसीजन लेने का। जब मैंने फाइल कर दिया उसके बाद दोबारा से ये फॉर्म देना ये कहीं ना कहीं गलत था। अगर उनको उतना ही था तो मैं अंडमान में ही था ना, मैं कहीं और नहीं था। मुझसे मिलता, हम एक ही क्षेत्र में रहते हैं, मुझसे मिलता, डायरेक्ट मिलकर डायरेक्ट किसी तरह एक राउंड टेबल में बैठ के डिस्कस करता तो शायद समाधान हो जाता। मैंने आखिरी वक्त तक उनका साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट में उन्होंने पीछे कदम बढ़ाया, जिसके चलते मुझे पार्टी को बचाव करने के लिए मैं आगे आया। और जहाँ तक प्रजापति जी ने कहा तो मैं प्रजापति की बात से सहमत हूँ, लेकिन प्रजापति जी को भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझसे मिलना था, मुझसे बताना था कि क्या बात है। वो हमेशा जब भी मिला आफ्टर इलेक्शन जो है हम डिस्कस करेंगे बोले, लेकिन उसका बीच में मेरा छवि को खराब करने के लिए उन्होंने फिर से जो है गलत स्टेटमेंट दिया है। लेकिन मैं गलत स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं एज ए स्टेट प्रेसिडेंट एएनजेपी मैंने पार्टी को बचाने के लिए जो भी डिसीजन लिया, मैं आखिरी दम तक अजीत जी के साथ में था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट को लेके जो पीछे कदम हटाया, जिसके चलते मैंने अपना पार्टी के बचाव के लिए मैंने अपने आप को आगे रखा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारा श्री संतोष प्रजापति जो नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझे तीसरा विकल्प भी दिया था। आज मैं उनका नाम अगर बताऊंगा तो कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल को उसमें नुकसान पहुंचेगा। मेरा पास मेरा मोबाइल में स्क्रीनशॉट मारा हुआ है। उन्होंने मुझे एक बड़ी हस्ती का नाम प्रपोज किया था, जी उनको जो है टिकट देने का उन्होंने मुझको भरोसा जताया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बड़ा हस्ती है अपने आप को ड्रॉप कर दिया, जिसके चलते वो हस्ती से हम मिल नहीं पाए। लेकिन हमने उनसे कांटेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे समय चाहिए, मैं आने वाले दिनों में उनका नाम बताऊंगा। लेकिन संतोष प्रजापति जी ने मुझे तीसरा विकल्प भी दिया था। पहला विकल्प मैं खुद था, दूसरा वीके अब्दुल अजीज था, तीसरा अदर पर्सन था। तो मैंने अपने आप को सेक्रीफाई करके श्री वीके अब्दुल अजीज जी को आगे किया। अजीज जी ने कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट के मामले में पीछे कदम हटाया, जिसके चलते मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि आपके ऊपर जो है वो कड़ी रुख अपनाएंगे और जो है आपके ऊपर जो है कंप्लेंट फाइल करेंगे। आपने वो न्यूज़ शायद देखा होगा। जी मैंने न्यूज़ देखा, और मैंने उनका वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आपके सामने आज मैं इस मंच से आपको बताना चाहूँगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू से, पार्टी एफिलिएशन का एक फोरम होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से टाई अप करके होता है। उसमें जो है हर साल कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। कहीं ना कहीं श्री संतोष प्रजापति जी उस काम में फेलियर है, जिसके चलते पार्टी का अस्तित्व खत्म होने के कगार पे था। ऐसे स्टेट प्रेसिडेंट मैंने उस कोरम को पूरा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है देकर आज अंडमान निकोबार जनता पार्टी का नाम अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिस्ट में है तो वो मेरा डॉक्यूमेंट देने के बाद हुआ है। अब फैसला आने वाले दिनों में होगा, जब वो मुझसे मिलेंगे, इस बारे में बात करेंगे, तब मैं जो है डिसीजन लूंगा कि क्या करना क्या नहीं करना। सर अभी आप अपने मैनिफेस्टो का पॉइंट्स उसके बारे में देखिए, हमारा मैनिफेस्टो काफ़ी साफ मैनिफेस्टो, जिसमें हमने मेन बुनियादी मुद्दा को आपके बीच में रखा है। और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो जनरल इश्यूज में आते हैं, उसको जब आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। जैसा कि हमारा पहला 4% रिजर्वेशन फॉर आइलैंड बॉर्न। आइलैंड बॉर्न बोलने से आज हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में माहौल ऐसा बन चुका है कि कुछ लोगों को रिजर्वेशन मिलता है और अधिकतर लोगों को रिजर्वेशन से आउट ऑफ रखा गया है। तो आज जितना भी इंटरव्यू निकलता है, इंटरव्यू निकलने का बाद जब फाइनल लिस्ट आउट होता है, उस टाइम में ये डिस्कस होता है कि अरे हम यहाँ पैदा हुआ, हम भी ये भी एक ही टेबल में बैठता है, लेकिन फायदा कोई दूसरा ले रहा है और हमको कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैंने आइलैंड बॉर्न रखा। आइलैंड बॉर्न में हर एक बच्चा जो द्वीप में पैदा होता है, ये काला पानी में पैदा होना सजा नहीं है, काला पानी में पैदा होना उनका हक है, उनका हक उनको मिलना। तो मैं 4% से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने
आई थिंक 9 सितंबर 2011 को एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उन्होंने एसटी का जो 12% रिजर्वेशन था वो 12% में आफ्टर सुनामी पॉपुलेशन डिक्रीज होने के चलते 4% रिजर्वेशन को जो है कट कर दिया और वो जो है आज 54% रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 रिजर्व 50 अनरिजर्व रखा है। तो आज हम देखते हैं कि हमारा द्वीप समूह में 54 जा रहा है। तो मैं लीगली जा रहा हूँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं एज पर डॉक्यूमेंट बातें कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों की तरह फॉल्स मैनिफेस्टो नहीं बता रहा हूँ। मेरा हर एक पॉइंट में जो है लीगली पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स है जो 100% कहीं ना कहीं 2011 कहे तो आज 2024 इसका बीच में बीजेपी का भी सांसद को मौका मिला, कांग्रेस का भी सांसद को मौका मिला। एक मामूली सा काम था जिसके चलते आज हमारे द्वीप के आइलैंड में जो बच्चे फेस कर रहे हैं वो फेस का समाधान 4% के साथ हम स्टार्ट करना चाहते हैं, जो आने वाले दिनों में मैं खुद अगर मौका मिला तो मैं पहले सेशन में इसे करके दिखाऊंगा। नहीं तो चाहे वो कोई बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो अदर 11 कैंडिडेट्स है, उसमें से जिसको भी मौका मिलता है तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अब आगे का अगर मैनिफेस्टो को भी बताना चाहूंगा, फ्लड लाइट्स इन ऑल मिनी स्टेडियम्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। आज हम देखते हैं यूथ जो है कहीं ना कहीं ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, मेथामिन आए दिन हमें न्यूज में सुनने को मिलता है। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में भी हमें आगे बढ़ाना है। आपको हाल ही में ही पता होगा कि अंडमान निकोबार में फ्लड लाइट हाल ही में ही ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी ने शायद एक नॉर्मली एक उद्घाटन किया, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जिसमें हमने भी जो है हमारे पंचायत से जो है लाइट देके एक खेल करवाया था। तो बाकी पंचायतों से बहुत कम लाइट था, लेकिन हमने जो है 30 से 35 लाइट प्रोवाइड करा के ये डे नाइट मैच को हमने स्टार्ट करवाया था। और आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन उसको एक फाइनल अंजाम देके जिमखाना ग्राउंड को स्टार्ट किया है, नेताजी स्टेडियम को। और भी हमारे द्वीप समूह में काफी सारे मिनी स्टेडियम है जहाँ पे इस फ्लड लाइट्स की जरूरत है। जो ऐसे सांसद का फंड होता है एमपी फंड, उस फंड से जो है हम जितने भी हमारे द्वीप समूह में मिनी स्टेडियम है जहाँ पे लाइट्स की जरूरत है वो हर स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगाने का काम करेंगे। उसी तरह ऑल डीआरएम शुड बी अपग्रेड एस 130 पे एंड 130 पे अपग्रेड एज टीएसएम और रेगुलाइज। मतलब जितने भी आज डीआरएम में काम कर रहे हैं उन सभी को जो है 1/3 किया जाए, और जो 1/3 में कर रहे हैं उसको जैसे इलेक्ट्रिसिटी में एक जमाना में टीएसएम करे थे, उसी तरह या तो टीएसएम करे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, न तो एक पॉलिसी लेके आके रेगुलाइज करे, क्योंकि लंबे समय से 10 साल 20 साल 30 साल से लोग काम कर रहे हैं। उसी तरह ब्रिज बिटवीन बम्बूफ्लैट टू चाटम, आज हम देखते हैं कि बम्बूफ्लैट चाटम एक बहुत बड़ी जरूरत है। अंडमान निकोबार में सिर्फ प्रारगस तहसील ही नहीं, पूरे आइलैंड्स के लिए ये ब्रिज जरूरत है, क्योंकि टूरिज्म अंडमान निकोबार का एकमात्र एक प्राइवेट सेक्टर है जो हर एक यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो ब्रिज जो है फाइनल स्टेज में है, इसका भी हमने पेपर वर्क किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये भी जो है प्रोजेक्ट पूरा होगा। उसी तरह ओल्ड एज पेंशन, डिस्ट्रिक्ट पेंशन, फिजिकल चैलेंज, विडो पेंशन, ये तमाम जितने भी है आज के जो महंगाई का ये देखते हुए हमने जो है 8,000 उन्हें पर मंथ मिलने का जो है उनका जो है पेंशन रखा है। उसी तरह जितने भी डिपार्टमेंट में जो रिक्त पड़े पद है उन सभी पदों को जो है ऑफलाइन से भरना चाहिए, ना कि ऑनलाइन। ऑनलाइन के थ्रू से जो है बाहर के बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, और 1200 किलोमीटर दूर हम रहते हैं। तो 1200 किलोमीटर दूर के में जब हम रहते हैं, हमारे द्वीप में ही हजारों बेरोजगार बच्चे हैं, तो ये रोजगार हमें यहाँ पे मिलने चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चों को ऑप्शन नहीं है, अदर स्टेट्स के बच्चों के पास में ऑप्शन काफी सारा है। तो हम चाहेंगे कि ऑफलाइन के थ्रू से इसको जो है करें, जिससे कि बाहर का जो आने वाला सिस्टम को रोका जा सके। उसी तरह स्टेट असेंबली और प्रदेश काउंसिल, आज हमारा अंडमान निकोबार कहीं ना कहीं इस सिस्टम से वंचित है। आज पूरे भारतवर्ष में जहां देखिए स्टेट असेंबली है। स्टेट असेंबली होने से क्या होता है, पूरा पीपल्स का जो भी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सीएम का अधिकार होता है। सीएम जो है पब्लिक का जो भी फ्री करना हो वो प्राविधान है, लेकिन आज अंडमान निकोबार में कोई भी चीज फ्री देगा बोलने से ये होने वाला नहीं है, क्योंकि सिस्टम नहीं है। सिस्टम आना है तो स्टेट असेंबली है पहला प्रायोरिटी। अगर नहीं आता है तो एक जमाना में प्रदेश काउंसिल का, जैसा रिकॉन्स्टिट्यूट होकर पंचायत समिति आया, उसी तरह रिकॉन्स्टिट्यूट करके प्रदेश काउंसिल को लाने से कम एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा, और जो है
जितने भी IAS अधिकारी है सभी जो है एक राउंड टेबल में जनप्रतिनिधि के साथ डिसीजन लेगा, जिससे आने वाले दिनों में लोगों के हित में जो है काम होगा। उसी तरह हेल्थ बेनिफिट्स, जो हेल्थ बेनिफिट में से प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना जो चल रहा है, ये जो है कुछ ही स्टेट्स में इसका बेनिफिट मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा मिनी इंडिया अंडमान निकोबार, यहाँ पे जो है हर स्टेट के लोग रहते हैं, तो हर स्टेट के लोग जब अपने स्टेट जाए तो वहाँ पे इलाज कराए। इसके लिए जो हमें हर स्टेट में एक फायदा मिलना चाहिए, मैं इसमें भी काम करूँगा। उसी तरह 100% रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर्स, ये जो है पॉलिसी डिसीजन है, इसको जो है पॉलिसी के थ्रू से ही पार्लियामेंट हाउस में बात रखेंगे, अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जब इसका समर्थन देंगे तब ये जो है पूरा होगा। उसी तरह इम्प्लीमेंट ऑफ विवेक रेक कमेटी, ये जो है विवेक रेक कमेटी, ये आज अंडमान निकोबार की जरूरत है, क्योंकि आज अंडमान निकोबार में जो है 40% लोग जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू लैंड में बैठे हैं। और जहाँ आप आज देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अगर स्कीम फेलियर है तो इसका रीजन ये स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं होना, क्योंकि 2018 में विवेक रेक कमेटी हमारे समूह में आई थी, उन्होंने एक अपना रिपोर्ट में बताया था बिलो 340 स्क्वायर मीटर शुड बी रेगुलाइज इन रूरल एरियाज एंड बिलो 200 स्क्वायर मीटर रेगुलाइज इन अर्बन एरियाज। अगर ये हो जाता, विवेक कमेटी का इम्प्लीमेंट हो जाता, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना आज सक्सेस हो जाता। आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना फेलियर अगर हमारे द्वीप समूह में है तो कहीं ना कहीं ये जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो हम चाहेंगे कि इसे इम्प्लीमेंट करें और लोगों को जो प्रधानमंत्री जी ने हर एक बाशिंदा को घर का जो स्कीम का जो बताए थे वो मिल सके, उसके लिए इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। उसी तरह हाउस सेट फॉर लैंडलेस, जो हमारे द्वीप समूह में काफ़ी लोग हैं जो यहाँ के पुराने लोग जिन्होंने एंक्रोचमेंट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना ज़िंदगी किराए रूम में काट दिया, ऐसे लोगों को भी आज की मांग है कि ज़मीन का ये जो अंडमान निकोबार को ज़मीन को बचाते हुए कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 50 स्क्वायर मीटर कहती है अपनी स्कीम्स को लॉन्च करने में, लेकिन हम ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर हमें मौका मिला तो 100 स्क्वायर मीटर लैंड जो है हम उन लैंडलेस को देंगे जो हमारे यहाँ पे किराए में रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उन लोगों के लिए हम काम करेंगे। उसी तरह रीस्टार्ट ऑफ DRMs, क्योंकि आज हम देखते हैं आउटसोर्सिंग के वजह से लोगों का सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं DRM में जब काम करते हैं उसको टाइम से सैलरी मिलता है और उनको जो है आगे जाके 10 साल 15 साल बाद 1/3 होता है, 10 साल 15 साल बाद रेगुलाइज होता है, तो ये सारा बेनिफिट मिलेगा अगर DRM में करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को फंड देती है, वही फंड जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर्स मिसयूज करते हैं। आप 90% आपको एक कंप्लेंट देखने को मिलेगा कि समय से सैलरी नहीं मिलता, और सैलरी मिलता है तो भी उसमें जो है उनको डिडक्ट करके मिलता है। वो डिडक्ट के पीछे का रीजन क्या है वो जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को जानना है। हम मांग करते हैं कि DRM को स्टार्ट करें, जिससे जो है आने वाले दिनों में हमारे द्वीप समूह के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। उसी तरह डोमिसाइल स्टेटस टू ऑल आइलैंडर्स, ये डोमिसाइल इसीलिए कहते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसको रोकना है, तो ये डोमिसाइल स्टेटस का देना जरूरी है, जिससे कि आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान पा सके। उसी तरह डेवलपमेंट इन टूरिज्म सेक्टर, जैसे कि मैंने कहा आज अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर। ये टूरिज्म सेक्टर को अगर हम जितने अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ावा देगा उतना हमारे यहाँ का अनएम्प्लॉयड को जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसी तरह रिडक्शन इन एयरफेयर और 5 सीट जो है कोई भी एयरलाइंस में देना चाहिए। ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि आज हम देखते हैं कि अदर स्टेट में हम जाए तो 2 से 5 हज़ार का अंदर में टिकट होता है, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर जाना हो चाहे वो दिल्ली से पंजाब जाना हो, आपको जो है 2 से 5 हज़ार का होता है। लेकिन उतना ही दूरी जब हम अंडमान से कोई भी स्टेट में जाते हैं तो हमें जो है मिनिमम 15 हज़ार के ऊपर में देना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो हमारे आइलैंडर्स को एक सुविधा देना चाहिए, चाहे वो चार्टर्ड के रूप में हो या तो एक सिस्टम होना चाहिए कि जिसका भी आइलैंडर कार्ड है उसको जो है मिनिमम 5000 या 3000 ऐसा एक स्लैब देके टिकट का रेट फिक्स होना चाहिए। जैसे जहाज का एक रेट फिक्स होता है सब्सिडी के साथ, उसी तरह हमारा एयरलाइंस में भी होना चाहिए। और 5 टिकट मैंने कहा, जब भी हमारे यहाँ पे चाहे वो कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, एक्सीडेंट होता है या तो बीमार हो जाता है तो उनको जब रेफर करते हैं तो 3 से 4 लोग उन्हें लेके जाना पड़ता है फ्लाइट में। तब क्या होता है वो 5 टिकट का जब रेट में जाता है तो 1.5 से 2 लाख हो जाता है, तो वो ट्रीटमेंट उतना पैसा में हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि 5 टिकट हर फ्लाइट में रिजर्व रखा जाए, जिससे कि हमारी ये समस्या का समाधान मिल सके। उसी तरह मैंने
और एक रखा है एवरी आइलैंडर्स लिव विद डिग्निटी, वी ब्रिंग द सिस्टम एंड शो आवर आइलैंड एज एन एग्जांपल टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। मैं इसलिए कहता हूँ ये 5 से 6 लाख पॉपुलेशन को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैंडल कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है और भी सिस्टम में होता है बाकी लोग, जैसे अध्यक्ष हुआ, प्रधान हुआ, समिति हुआ, बट कहीं ना कहीं ये सीमित है। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पूरा आइलैंड्स का हेड होता है, और वो अगर एक सिस्टम, मैं सिंपल में एक एग्जांपल देता हूँ, ये जैसे बाहर के लोग, काफ़ी लोग शिप से, फ्लाइट से आते हैं और हम देखते हैं मस्जिद, मंदिर के सामने, और बिना एक अनऑथराइज आईडी कार्ड के साथ में घर घर जाके कलेक्शन सब करते हैं। ये सब में रुकावट लग जाएगा अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सही रहेगा तो। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उतना पावर होता है, अगर हम जैसे कार्यकर्ताओं का अगर मौका मिलेगा तो 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं जितना भी अपने 16 पॉइंट्स अपना मैनिफेस्टो में दिया है इसे इम्प्लीमेंट करूँगा। और साथ ही मैंने काफ़ी पॉइंट्स को नहीं डाला, मतलब वो मेरा ड्यूटी है, चाहे करंट की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, अदर देन कोई भी समस्या हो, सारा का सारा हल जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू से होगा। और मुझे अंडमान निकोबार जनता अगर विश्वास करके 19 में जैसा मुझे मैंडेट दिया, उसके बाद से मैं लगातार, आज आप देखिए 2024 का चुनाव हो रहा है, एक भी कैंडिडेट जो 19 में भाग लिया था आज नहीं है। सिर्फ वो जो 19 में भाग लिया वाला में एक नेशनल पार्टी छोड़ के अगर इंडिपेंडेंट कोई है तो श्री के वेंकटराम बाबू है, जो आज सिटिंग प्रधान है ग्राम पंचायत वेम्बरलीगंज का। और एक प्रधान कैसा काम करता है मैंने अपने 2 साल के कार्यकाल में बताया है। मैंने द्वीपों के हमारे गांव वासियों को वादा किया था कि हमारा पंचायत को टॉप 10 के अंदर लेके आऊंगा। आज हमारे पंचायत को 3-3 अवार्ड मिलके आज हम टॉप 10 के अंदर में आए हैं। और कहीं ना कहीं ये सारा पॉइंट्स को जो अगर सक्सेस करना है तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कर सकता है। इसलिए मैं आज जो है आपके बीच में आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं जो है 100% मैं अपना जो है आप लोगों के बीच में अपना काम करूंगा। जय हिंद, जय अंडमान। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।